नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और ये मेरी क्लास का एक वीडियो है जिसमें मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ सम कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ये तैयारी चल रही है जेई और नीट की। अगर आप भी इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं सो डू कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर ऑन द पोस्टर। आइए अभी के लिए क्लास के मज़े लेते हैं। तो यहाँ पर लेट अस टेक वन क्वेश्चन फर्स्ट। ये आपके AIATS का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या लिखता है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स इफ काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद टाइम एज 8t। ये हमारे टेस्ट में था ना क्वेश्चन, कुछ ऐसा याद आ रहा है क्या कीर्ति? ऐसा एक क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी या फोर्स का वेरिएशन हो रहा है, कुछ फोर्स निकालना है, कुछ ऐसा था कि नहीं? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, याद आ रहा है? ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की थी, मैंने आप लोगों के रफ वर्क में देखा था। देखो तो क्या लगता है कैसे बनाए क्वेश्चन को? हनीफा, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होता है? द रिलेशन ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। इसको यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, है ना? तो अभी क्वेश्चन में देता है मास ऑफ द बॉडी इज 4 kg। तो यहाँ से बताना हनीफा, यहाँ पे अपन m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं? 4 राइट by 2v square is equal to 80। 4 2s are, this will result in v square is equal to 4t। अब हमें क्या कहा जा रहा है? हमें क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम। मतलब टाइम के साथ फोर्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर कांस्टेंट है ना? या जो फोर्स काम कर रहा है वो जीरो है। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फोर्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, या फिर कैसा है? जीरो। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होती है उससे v और t के बीच में एक रिलेशन ले आए, राइट? अब जरा ये बताना सोहम, क्या हम यहाँ पर अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन लिख सकते हैं? बोलो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, मैं v को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ, हाँ बोलो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट ले लो, 2√t, करेक्ट। अब क्योंकि मेरे पास v और t के बीच में रिलेशन आ गया है, वैभव भी बताना क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ? a कैसा होता है? dv बाय dt। dt। कर लो, यस। क्या आ जाएगा बताओ, डिफरेंशिएट करो। हम फॉर्मूला तो जानते हैं, d बाय dt ऑफ t पावर n क्या हो जाता है? n इंटू t पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह कैसा है? 1/2, राइट? चलो कर लो डिफरेंशिएट, बताओ हाँ क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ, अंदर क्या है? 2t का पावर 1/2। 2 कैसा है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन बार। के बाहर आ जाएगा। फिर आगे बोलो, 2 टाइम्स हाफ। ऑफ हाफ यस। का डिफरेंशिएशन बोलो कितना होता है जल्दी से, टी पावर माइनस टी रेज टू माइनस हाफ। है ना? 1/2 इंटू टी रेस पर माइनस हाफ विच इज इक्वल टू टी पावर माइनस 2। अब टी पावर माइनस 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, राइट? तो अब हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन बोलो क्या हो जाएगा? हाँ बोलो, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सही कह रहा यस। हूँ? और एक्सेलरेशन कैसी आ रही है कीर्ति? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, F इज इक्वल टू m4 है, राइट? एक्सेलरेशन की वैल्यू वन c बाय रूट टू। है ना, 1/√2। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि कीर्ति जरा ऑब्जर्व करके बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो फोर्स कैसा होते जाएगा? कम या ज्यादा? कम हो जाए। है ना? तो जैसे जैसे टाइम यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा? कम होते जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? द फोर्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट इज ऑप्शन ए। डिक्रीजिंग विद टाइम, कांस्टेंट, या जीरो? बोलो, डिक्रीजिंग विद टाइम। फोर्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। क्या हमें सवाल क्लियर हो रहा है एवरीवन? हनीफा, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या कॉन्सेप्ट और अप्रोच क्लियर हुई कि हमने क्या किया? मैं रिपीट करता हूँ, सभी लोग देखो। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन था। वो रिलेशन कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज 8 इंटू टी। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स काम कर रहा है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, एक्सेट्रा, है ना? तो हमने ये किया कि हमने काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। फिर ये देखा कि वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है। यहाँ से हमने v स्क्वायर के बाद हम v के ऊपर गए। एक बार v आ गया फिर हमने एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश की कि एक्सेलरेशन कैसी हो जाती है। हम पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी विथ टाइम, समय के साथ कैसे वेलोसिटी बदल रही है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, राइट। एक बार हमने ये देखा, फिर हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाली एंड वी वेंट ऑन एंड फोर्थ एंड फाउंड कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय 1/t पावर हाफ। सो एक्सेलरेशन के लिए हमें निकालना क्या था, फोर्स निकालना था। ये देखना था कि फोर्स कैसे टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो अभी एक्सेलरेशन का टाइम पे डिपेंडेंस आगे देखो। फिर हमने क्या लिखा, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली अपने दिमाग को ये याद रखो कि जब भी कभी मैं जानता हूँ ये बात कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वहां से वेलोसिटी का रिलेशन आया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से मैंने फोर्स निकाल लिया। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? क्या सवाल इजी था, सिंपल था? हाँ या ना? अगर Yes, ये sir. अगर ये सवाल क्लियर हो रहा है तो जरा हैंड रेस करो। यस क्लास, कोई डाउट हो तो पूछो। सोहम, एनीथिंग जो पूछना हो? क्लियर है? इजी था? यस सर। राइट, ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे भेजे हैं क्वेश्चंस, उनको भी देखते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन पहले कराना चाह रहा हूँ। ओके, एक काम करो, पहले ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज में लिख लो अलोंग विद द सॉल्यूशन। आई विल वेट, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेस करो, हैंड डाउन कर लो। यस क्लास, राइट इट डाउन और ये अप्रोच लिख लो। हाउ डिड वी गो, एक छोटे से सेक्शन में। सपोज आपको ये क्वेश्चन देखते ही क्लियर नहीं हो रहा था कि अरे अरे मैं क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी देख के फोर्स नहीं सूझ रहा था, तो जैसा हम लोग करते हैं हर क्वेश्चन में क्या लिखना है, लर्निंग। चाहो तो नीचे लिखो, चाहो तो टॉप पे लिखो। व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो माय लर्निंग इज कि मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी से फोर्स तक पहुंचना है तो उसका प्रोसेस मैंने सीखा कि आप पहले वेलोसिटी तक पहुंचो, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से फिर फोर्स निकाल लो। और अगर सपोज हम ये भी भूल गए थे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से हमको वो भी याद रख लेना है कि एक ऐसा होता है dv/dt, और इसको रटना नहीं है, समझना है कि एक्सेलरेशन किसी बॉडी में कब होती है, व्हेनेवर वेलोसिटी इज चेंजिंग। अगर मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ। इसको लिख लो अपने पास, एवरीवन। और ऐसे हर एक की अलग अलग लर्निंग हो सकती है कि नहीं? क्या लगता है हनीफा, क्या सवाल हमें क्लियर हो रहा है अच्छे से एकदम? लिख लो। यस सर। चलो, गुड गुड गुड, राइट इट डाउन। जैसे ही हो जाए आप लोग अपने हैंड्स वापस डाउन कर लीजिए ताकि हम अगले सवाल पर पढ़ सके। हैंड डाउन कर लेना जैसे ही सवाल लिखना हो जाए, और कोशिश करना पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, दिमाग में बैठा लो, एंड देन राइट। ठीक है, अपने सफेद कॉपीज को काला मत करना, है ना? सो समझ लो एंड देन राइट, और फिर ना भूल जाओ बीच में, तो देखना पड़ेगा तो देख लेना ऐसा, लेकिन समझ समझ के करो, कॉपी मत करना। हो गया सबका काम? चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो मैं यहाँ रख रहा हूँ काफी अच्छा सवाल है ये भी, मतलब सिंपल है, बेसिक है। देखो, तो यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, सो हम कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, जब ये क्वेश्चन आया था ना, मतलब टेस्ट में कल, कौन सा वाला? यही जो हमने सॉल्व किया, ओके, तो फिर मैंने उसमें क्या किया कि dk/ds भी t होता है, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट में भी ऐसा ही सवाल आया था, उन्होंने dk/ds f किया था। अच्छा, तो फिर इसके लिए मैंने इधर भी dk/ds में करके f लगाया, तो फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो फिर उस वे से भी जा सकते हैं क्या हम? dk/ds, व्हाट इज s? s इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहना चाह रहे हैं, अच्छा। और अदरवाइज dk/dx भी कर सकते हैं, जैसे du/dx तो होता है। उन्होंने आपको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कराया, ऐसा बोल रहे हो? हाँ मतलब काइनेटिक एनर्जी का? हाँ, उसके पहले टेस्ट में वो और ऐसे क्वेश्चन आया था, ओके, तो उन्होंने ऐसा करके फोर्स निकाला, तो फिर मैंने भी यहाँ पे वही ट्राई किया, बट तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। लेकिन तुम्हें समझ में आया कि नहीं, अप्रोच क्या है, फंडामेंटल समझ में आया, व्हाट आर वी हाँ, डूइंग, ये सवाल क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब dk/dx मैं इसके बारे में सोचता हूँ, ठीक है? आई विल गेट बैक टू यू, ओके है सर। ना? व्हाट दे हैव टॉट यू, अगर हो सके ना तो उनका व्हाट वाज द एक्सप्रेशन, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो वो लोग आपको समझाना चाह रहे थे, वो मुझे अगर आप किसी कॉपी में लिखकर टेक अ फोटोग्राफ एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल डिस्कस इट इन द सेशन, आने वाले सेशन में। अभी है तो भेज दो, क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं। ओके ठीक सर। है, हाँ, राइट। कोई और डाउट तो नहीं है एनीबॉडी?
कोई और पर्सपेक्टिव जो आप शेयर करना चाह रहे हो? हनीफा, वैभवी, कीर्ति, क्लियर हो रहा है ना कैसे हम पहुंचे मास तक, फोर्स तक? इसका उल्टा भी हो सकता था कि हमें एक्सेलरेशन दे देता या फोर्स दे देता, वहां से आप एक्सेलरेशन निकालते, फिर वेलोसिटी निकालते, एंड देन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, लेकिन उनके बीच का वो रिलेशन पता हो। बढ़े आगे, चलो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन काफी मजेदार है, ये हम लोगों ने किए हैं इस तरह के सवाल, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखता है कि आपके पास एक मास है, ठीक है, लेट्स से अभी हम इसको मान लेते हैं m kg का। इसमें क्वेश्चन में m की वैल्यू 100 दी है, ठीक है, वो यहाँ रखा हुआ है, m इज 100 kg, ठीक है। m kg का एक मास रखा हुआ है, ब्लॉक। लिखता है ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये रफ है, रफ मतलब देयर इज सम फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो इस ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। हमने क्या देखा था उस दिन? हमने देखा था फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है, या तो रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या कहा था हमने? या तो रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और इट्स टेंडेंसी। मतलब चाहता ही नहीं फ्रिक्शन की रिलेटिव मोशन दो सरफेसेस के बीच में हो, मतलब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट पर चले, ऐसी इच्छा नहीं होती है फ्रिक्शन की। ठीक है, अब देखो एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि इस इंक्लाइन प्लेन के लिए द इंक्लिनेशन इज थीटा, ये जो यहाँ पर है थीटा, और इस थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें 30 डिग्री। क्वेश्चन लिखता है इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3, यहां पर इस सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में द म्यू वैल्यू इज 1/√3, तो द मिनिमम फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू कीप रिक्वायर्ड पैरेलल टू द प्लेन, ऐसा लिखता है, टू कीप द मास इन इक्विलिब्रियम। देखो तो यहां पे लिखता है कि क्या मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पैरेलल में, यानी कि इस जगह F, ताकि ये मास नीचे ना स्लाइड हो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब कीर्ति, इक्विलिब्रियम शब्द का क्या मतलब है, क्या होता है? नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन हम लोगों ने नेट फोर्स जीरो करने का क्या तरीका सिखाया? आप कभी भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो एक डायरेक्शन के लॉन्ग एक्स एक्सिस ले लो और दूसरा कहाँ ले लो, वाई एक्सिस। तो हम अगर मैं एक्स एक्सिस को अलोंग दी इंक्लाइन लेता हूं तो वाई एक्सिस कहाँ आ जाएगी, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सही कह रहा हूँ सोहम? यस सर। ठीक है, तो चलो अब एक एक करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये सोहम के साथ लेते हैं। सोहम ट्राई करो किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ, बताना इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। सोहम कितने कॉन्टैक्ट्स हैं इस ऑब्जेक्ट के, एक या दो? सोहम एक कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब उस कॉन्टैक्ट की वजह से जरूर क्या काम कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो उसको बना देते हैं। तो यहाँ पर सोहम आपकी आवाज काफी दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है, तो कैन यू ब्रिंग योर माइक्रोफोन अ लिटिल क्लोजर टू योर माउथ? हो सकता है उससे आवाज थोड़ी बढ़ जाए। एक मिनट सर, मैं हाँ ऑडियो सेटिंग्स चेंज कर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स ओके, आप बाद में भी ट्राई कर Yes, सकते हो। sir. आवाज आ रही है बट थोड़ी धीमी आ रही है इस तरह से। हाँ सर अभी आ रही है इससे? आई थिंक बेटर। हाँ ठीक है सर, चलो। या सो आपके पास यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा सोहम? नीचे की तरफ वेट, राइट, और उसको अपन कितने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं? mg sin थीटा mg cos थीटा। एक है mg sin थीटा या यहाँ पर पैरेलल टू द इंक्लाइन, और कौन सा mg mg cos थीटा। cos थीटा। ठीक है, हनीफा मुझे बताना, अगर नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा है और वो ब्लॉक को नीचे लाना चाह रहा है, तो जरूर फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए? ब्लॉक और इंक्लाइन के बीच में एक रिलेटिव, हाँ ऑपोजिट मतलब किस तरफ? अगर ब्लॉक नीचे आना चाह रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बताओ? ऊपर। ऊपर की तरफ। गुड, एक्सेलेंट। अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स, ध्यान से सुनना, अलोंग द इंक्लाइन अपवर्ड्स, ये इंक्लाइन का डायरेक्शन है ऐसा, तो इसके अलोंग अपवर्ड्स क्या लगना चाहिए? फ्रिक्शन। रेड से बनाता हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन लग रहा है। और कोई फोर्स है क्या? देखो एक बार, और तो कोई फोर्स नहीं है। वैभवी चेक करके बताओ, कोई और फोर्स है जो मिस आउट कर रहे हैं? हमने कवर कर लिए सारे फोर्सेस, सब कवर करने हो गए है ना?
mg जो था, क्योंकि उसको हमने रिजॉल्व कर लिया इसलिए अब उसको अलग से नहीं लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है वैभवी, इक्विलिब्रियम है या इक्विलिब्रियम नहीं है? इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम है का क्या मतलब हमने समझा, नेट फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन कैसे हो जाएंगे बोलो, जीरो, 0 और नेट फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन भी कैसे हो जाएंगे बोलो, 0 जीरो। अगर मैं सपोज किसे मान रहा हूँ, इसे एक्स डायरेक्शन माना है हमने, है ना, और इसे क्या मान लिया है, वाई डायरेक्शन। तो अब हम क्या करते हैं, वाई डायरेक्शन के और एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को क्या कर दें बोलो, इक्वेट कर दें, यस सर। राइट। जो करते जाओ, हाँ बोलो क्या हो जाएगा हनीफा। n हाँ चलो चलो वैभवी, फॉर एक इक्वेशन आप बोलो, नेक्स्ट हनीफा से लेते हैं। n is equal to mg cos theta। ये ले रहे हो वाई डायरेक्शन में, ऐसा है कि नहीं? तो Yeah. वाई डायरेक्शन के लिए हम ले लेते हैं n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। हनीफा अगला वाला बताना, एक्स डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा बोलो। Yes. ऊपर की तरफ नेट फोर्सेस इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नेट फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बताओ क्या हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, हाँ बोलो। F equals to mg sin theta. एक्सेलेंट, लिखो सभी लोग लिख लो, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये फोर्स निकालना है। अच्छा एक चीज तुम भूल रहे हो, एक फोर्स, वैभवी मैंने तुमसे पूछा भी था, कौन सा फोर्स है जो इस पे काम कर रहा है, लेकिन हमने मार्क नहीं किया है। सर f I guess। हाँ तो ये तो बनाना पड़ेगा ना भैया, यहाँ बनाओ ना भाई। सो मेक अ फोर्स F ओवर हियर। तो अब बताओ कहाँ पे ऐड करूं इस फोर्स को, किस तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ, तो स्मॉल f के साथ जोड़ो या एम जी साइन थीटा के साथ जोड़ो, किस डायरेक्शन में बोलो। हाँ वैभवी बोलो। सर f मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin theta हाँ प्लस f। हाँ कीर्ति, ये वाला स्टेटमेंट वेरीफाई करो, सही कह रही है क्या सर वैभवी? सॉरी सर, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस f इज इक्वल टू mg sin theta। ठीक है ठीक है कीर्ति, सही है ये स्टेटमेंट, हाँ सही है सर। क्या? ठीक है, तो कैपिटल एफ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना मुझे कैपिटल एफ लगाना पड़ेगा ताकि ब्लॉक स्लिप ना करे, ऐसा पूछा जा रहा है ना। अब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यूज दी हुई है, एम दिया है, थीटा दिया है, तो चलो कैलकुलेट करें। कीर्ति वैल्यूज डालते जाओ एम और थीटा की, बताते जाओ क्या क्या एक्सप्रेशन की वैल्यूज आएंगी। हाँ बोलो। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000, 100 है ना? हाँ एम जी कैसा हो जाएगा, 1000 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, cos 30, हाँ। राइट, विच इज √3/2। ये कैसा हो गया, 500 √3, है ना। और बताओ नेक्स्ट क्या करें, हमें f निकालना है, तो f की वैल्यू कैसी हो जाएगी, mg sin थीटा mg sin theta minus माइनस फ्रिक्शन। अच्छा ये किस तरह का फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, दो तरह के फ्रिक्शन है जो हम लोगों ने देखने हैं इस हफ्ते, कौन कौन से, एक है static friction और स्टैटिक और दूसरा है काइनेटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो या ना कर रहे हो, ना कर रहे। ना कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक शब्द का ही क्या मतलब है, व्हेन इनफैक्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। क्या क्या मैंने, जब ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, उस तरह के फ्रिक्शन को मैं क्या कहता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो सही कह रहा हूँ कि नहीं कीर्ति जी, बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के फ्रिक्शन है, जिसमें से हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्टैटिक, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि देयर इज इक्विलिब्रियम, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या वैल्यू होती है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, बताओ। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और क्या वैल्यू होती है, म्यू इनटू एन, यही होती है क्या सोहम? यस सर। राइट, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में I'll repeat the question. क्वेश्चन कहता है mass of 100 kg is placed on a rough inclined plane of inclination 30 degree. If the coefficient of friction is 1/√3, the minimum force required. क्वेश्चन कहता है the minimum force required, मतलब ये F minimum की क्या वैल्यू होनी चाहिए to make sure कि ऑब्जेक्ट स्लाइड ना करे। तो अगर ये मिनिमम हो रहा है जरूर, तो मैं यहाँ पर F स्टैटिक को क्या कर सकता हूँ, सो हम बताना, मैक्सिमम कर सकता हूँ। यस हाँ या सर। ना, क्योंकि अगर ये माइनस की साइन है ना, इसका मतलब हुआ कि मुझे mg sin थीटा को कैसा रखना पड़ेगा, मिनिमम, और इसको कैसा रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। मतलब अगर आप दो क्वांटिटीज है, लेट्स से मैं 5 माइनस x कर रहा हूँ, तो बताना मैं x को अगर बढ़ाते जाऊं, वैभवी ये तुमको बताना है, अगर मैं x को बढ़ाते जाऊं, इफ आई कीप इंक्रीजिंग x, तो बताना इनका जो डिफरेंस है y, वो कम होते जाएगा बढ़ते जाएगा, सर कम होते जाएगा। कम होते जाएगा। इसका मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू पे बताना y मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मीन। हमें बात क्लियर हो रही है क्या, किस किस को ये पॉइंट समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, और सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह काम आएगा फिजिक्स में।
अगर आप लेते हो क्वांटिटी A इज इक्वल टू क्वांटिटी B माइनस क्वांटिटी C, तो ये जो C क्वांटिटी है ये जितनी बढ़ेगी उतना जो A क्वांटिटी है यानी कि Y ये घटता चला जाएगा। ये पॉइंट किस किस को समझ में आ रहा है? जरा एक बार हैंड रेस करो कि व्हेन दिस क्वांटिटी बिकम्स मैक्सिमम Y हो जाएगा मिनिमम। अगर ये क्लियर हो रहा है हैंड रेस करो। अगर लेट्स से अगर मैं x के जगह यहाँ पर सपोज पहले 1 था, ठीक है, फिर x की जगह 2 डाल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंस पहले क्या आ रहा था 4, अब देखो डिफरेंस कैसा आ गया 3। फिर x की जगह 3 डाल दूं तो डिफरेंस कैसा हो जाएगा 2। तो देखो डिफरेंस घटता जा रहा है 4 फिर 3 फिर 2। हनीफा ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं? कम होते जा रहा है y, तो जैसे ही x मैक्सिमम होगा y मिनिमम हो जाएगा। हनीफा क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके पक्का? आपका हैंड रेज नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। ओके कूल, ठीक है, तो इसको अपने पास लिख लो एज अ की नोट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज लगती है बट है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको अपने पास लिख लो। क्लास कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन, थैंक यू। सो दिस इज अ की नोट, है ना? ये इस क्वेश्चन की छोटी सी लर्निंग है। क्यों? क्योंकि आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम फोर्स निकालो, तो इसीलिए फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। और अभी भी तुम लोगों ने कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इज इक्वल टू μn। ठीक है, इस हफ्ते हम लोग फ्रिक्शन पे काफी ऐसे सवाल बनाएंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएगी, है ना? तो लिखो mg sin थीटा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1000 इंटू जी, राइट, और 100, सॉरी, है ना? तो आई थिंक 1000 सो आ गया 100 इंटू 10। फिर लिखते हैं साइन 30 विच इज हाफ माइनस म्यू एन। म्यू की वैल्यू कैसे दी है? 1/√3, ठीक है। और एन, एन कैसा आ जा रहा है देख के बताओ यहाँ से कीर्ति, कितना आ रहा है? Cos theta. mg cos थीटा, राइट, तो विच इज 1000 इंटू cos 30, कितना हो जाता है cos 30? √3/2. 3/2, तो cos 30 इज √3/2। इसको डायरेक्टली लिखते हैं 500 आएगा. √3/2। बोलो बोलो, 0. है ना? देखो ये 1√3 और √3 कैंसिल, 1000/2 माइनस 1000/2 कैसा हो गया? 0 फोर्स। मतलब हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्जेक्ट अपने आप ही बिना कोई प्रयास किए क्या कर लेगा? देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है और mg sin थीटा है, दोनों का कंपोनेंट वैल्यू कैसी आ जा रही है? इक्वल आ जा रही है। mg sin थीटा कंपोनेंट और फ्रिक्शन की वैल्यू अपने आप ही इक्वल आ रही है, तो फ्रिक्शन इज मोर देन सफिशिएंट इन स्टॉपिंग द ब्लॉक। मतलब mg sin थीटा नीचे और फ्रिक्शन ऊपर, यही सफिशिएंट है ब्लॉक को जस का तस रखने के लिए। हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही। सो मिनिमम फोर्स कम्स आउट टू बी 0। आई थिंक दैट वाज ऑप्शन नंबर 1। क्या हमें सवाल क्लियर हो गया एवरीवन? अगर हो गया है तो जरा हैंड रेस करो, कोई डाउट हो तो पूछो। यस क्लास, अगर सवाल क्लियर हो गया तो हैंड रेस कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डिस्कशन करना है, एनीथिंग जो नहीं क्लियर हुआ। हाँ बोलो सोहम। हाँ सर मतलब अभी इसमें म्यू जो दिया है उसको 1/√3 दिया है और हमको थीटा, तो आपकी आवाज सोहम कट गई, क्या बोल रहे हो? म्यू, हाँ यू वर सेइंग समथिंग, बताओ। म्यू 1/√3 दिया है, राइट सर? और हमको थीटा भी 30 डिग्री दिया है, मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, है ना? तो मतलब एन एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एग्जैक्टली राइट, इसी वजह से करेक्ट करेक्ट। क्योंकि सोम जैसा मैंने अभी आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, लाइक लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, वी हैव नॉट कवर्ड द फ्रिक्शन वाला पार्ट इन क्लास, तो इसीलिए आई डिड नॉट यूज द वर्ड एंगल ऑफ रिपोज। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, करेक्ट। No, I wanted to ask that whether this is also possible. हाँ, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब भी कभी अगर फ्रिक्शन ऑन द सरफेस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ tan थीटा, सो दैट पर्टिकुलर थीटा जिस पर ब्लॉक अपने आप ही स्लाइड ना करे, या वो मैक्सिमम एंगल जिस पे वो स्लाइड ना करे, मैं अपने आप ही उसे क्या कहता हूँ? एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज शब्द का क्या मतलब होता है? सो हम सोना, टू स्लीप इज कॉल्ड टू रिपोज। जब भी आप कभी शेक्सपियरियन प्ले पढ़ोगे ना, तो वहां पे वो लोग रिपोज वर्ड यूज करते हैं। somebody is in repose मतलब somebody is sleeping। तो यहाँ पर ये ब्लॉक सो रहा है या नीचे नहीं गिर पा रहा है, वो एंगल क्या होगा? जब तक ये ब्लॉक मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एंगल जब तक ये सोता रहे। सो व्हाट सोहम इज ब्रिंगिंग अ पॉइंट, सोहम कह रहा है कि सर लेट्स से अगर ये ग्राउंड पर ऐसा होता, ठीक है, तब तो फिसलने को कोई चांस ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सपोज इस सरफेस को मैंने थोड़ा सा उठा दिया, लेट्स से अल्फा कर दिया, ठीक है, लेट्स से अब फ्रिक्शन इतना है
कि वो अब भी mg sin थीटा को बैलेंस कर ले रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन का फ्रिक्शन। अब मैंने क्या किया, फिर से थोड़ा सा एंगल बढ़ा लिया, यानी कि एक ऐसा एंगल ले आया, लेट्स से बीटा, है ना। तो अब इस एंगल के बाद अगर मैंने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा सा भी और टिल्ट किया, तो ये जो mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है, या ये जो जिसको अपन mg sin बीटा बोलेंगे इस केस में, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस f को अपोज करके फटाफट से क्या करेगा, नीचे की तरफ ब्लॉक को खींच लेगा। क्योंकि जैसे जैसे ये थीटा बढ़ रहा है, देखो पहले थीटा था अल्फा, है ना, फिर बढ़कर कैसा हो गया बीटा, और फिर लेट्स से और बढ़ जाए तो उसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है, ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है। वैभवी क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं अल्फा को बढ़ाकर, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाकर अल्फा, फिर अल्फा को बढ़ाकर बीटा कर रहा हूं, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ता चला जा रहा है। फ्रिक्शन तो उतना ही है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे काम कर रहा है, लेट्स से म्यू एन, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो ब्लॉक पर नीचे के तरफ का जो फोर्स है दैट इज mg sin थीटा, ये जो थीटा वाला कंपोनेंट है, अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊं तो साइन थीटा कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब mg साइन थीटा भी क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब हनीफा क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नीचे फिसलता हुआ धड़ धड़ाधड़ आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वो ऐसा पॉइंट जहां पर mg साइन थीटा पीछे लगने वाले f से बड़ा हो जाए और ऑब्जेक्ट को नीचे पुल कर ले, उस एंगल को मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिपल्स। इस एंगल को क्या कहता हूं, एंगल ऑफ रिपल्स। क्या हमें ये बात समझ में आ रही है कीर्ति? हाँ सर। हनीफा क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। मैं रिपीट करता हूं, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा एंगल थीटा जिसके बाद नीचे लगने वाला mg sin थीटा सुपरसीड्स या बढ़ जाता है पीछे लगने वाले फ्रिक्शन के, और ऑब्जेक्ट को अपनी ओर नीचे खींच कर ले आता है, उसको मैं क्या कहता हूं, एंगल ऑफ रिपल्स। वैभवी क्लियर है? यस सर। सो हम तुम्हारा पॉइंट समझ में आया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब जब कभी म्यू की वैल्यू tan थीटा के इक्वल हो जाए, मतलब उस जगह पर जो भी थीटा है उसके tan के इक्वल हो जाए, तो वो थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपल्स। बिल्कुल सही कह रहे हो सोहम, ठीक है। तो बस इस टाइम पे हमें कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, कोई राइट? फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही किस में रहेगा, रेस्ट के स्टेट में रखा हुआ रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन। इंक्लाइन, ठीक ओके, है। तो अब ये रिलेशन कैसे आता है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब उसी फ्री बॉडी डायग्राम से देखो, अगर मैं लिखूं mg sin थीटा इज सफिशिएंट इनफ, इतना mg sin थीटा लग रहा है इसके को कि जो फ्रिक्शन और mg sin थीटा बैलेंस हो जाए, है ना। अब इससे बाद थीटा नहीं बढ़ना चाहिए, लेट्स से ये वो थीटा है, अगर इसके बाद बढ़ा थीटा जरा सा भी तो ब्लॉक नीचे फिसल के गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से मैं मान के चल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम है, इसके बाद वो नहीं बढ़ सकता। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाती है हनीफा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होती है वैल्यू, बोलो? अभी अभी हमने देखा म्यू इंटू, बोलो म्यू इंटू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, राइट। हनीफा यहां से देख के बताना एन कितना आ रहा था, हाँ बोलो। एन इज इक्वल टू mg cos theta. एम जी कॉस थीटा, सब्सटीट्यूट करो मेरे साथ। यस हनीफा, एम जी कॉस थीटा, दोनों तरफ एम जी mg कैंसिल cos कर दूं, theta. राइट। Yes. तो बताओ यहाँ से म्यू की क्या वैल्यू आ रही है, एक बार देख के बताओ। हाँ Um, cos theta upon sin theta. फिर से सोचो, थोड़ा सा गड़बड़ Sin करो। theta upon cos theta. हाँ हड़बड़ मत करो, ध्यान से देखो, ये cos थीटा है, किसके नीचे जाएगा, साइन के। Sin theta. हाँ ध्यान से करो, बिल्कुल कर सकती हो, यस। तो ये म्यू हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वैभवी साइन बाय कॉस क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। इसीलिए वो मैक्सिमम एंगल जिसके बाद ब्लॉक नीचे खिंचकर धड़ाधड़ चला जाएगा और इसके बाद फ्रिक्शन अब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाएगा, फ्रिक्शन की इसके बाद ताकत ही नहीं है ऑब्जेक्ट को रोकने की, वो मैक्सिमम एंगल क्या कहलाता है, म्यू। और उसी को अपन क्या कहते हैं, सॉरी वो एंगल कहलाता है थीटा, और उसी को अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। इसको लिख लो अपने पास एज अ नोट, एक की नोट लिख लो। द मैक्सिमम एंगल, लिखो, the maximum angle for which the object on an inclined plane
for which the object on an inclined plane the object on an inclined plane does not slip down the incline उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज. दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. लिखो एंगल ऑफ रिपोज. इसे अपन क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज. और सपोज अगर मैं इसे थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, राइट, किसी भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है. तो इसका मीनिंग एक समझना कि अगर थीटा लेट्स से, या इसको अपन सपोज किसी खास वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट मी से दिस इज फाई, ठीक है. तो अगर थीटा की वैल्यू लेट्स से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा को मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, अगर वो फाई से छोटा है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू फाई, तो देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है, वो नीचे नहीं स्लिप करता है. लेकिन अगर ये केस ए लिखना, ठीक है, और केस बी क्या हो जाएगा? जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा से फाई से बढ़ गया, थीटा जैसे ही फाई से बढ़ गया, तो देयर इज स्लिपिंग डाउनवर्ड्स, ऐसा. और Sir. थीटा क्या है? ये अपने पास लिखो. एक मिनट, जस्ट 1 मिनट. आई टेक द डाउट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी फिनिश दिस. इसको यहाँ पर थीटा लिखने के बजाय अपन फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है. एंगल ऑफ रिपोज को हम उस मैक्सिमम एंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ उस मैक्सिमम एंगल की जिसके बाद ऑब्जेक्ट नीचे फिसलने लगता है, ठीक है. और थीटा क्या है यहाँ पे? हम कह रहे हैं थीटा इज जस्ट एनी जनरल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो यहाँ पे अपने पास चेंज कर लो डिनोशन को. थीटा इज एनी जनरल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. थीटा इज एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. कितना इंक्लाइंड है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, उसको अपन क्या कह रहे हैं? थीटा. मतलब थीटा बहुत सारी वैल्यू को डिनोट कर सकता है, फाई सिर्फ एक ही वैल्यू की बात कर रहा है, एंगल ऑफ रिपोज की. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे ही इंक्लिनेशन का एंगल फाई से बड़ा हुआ, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसलने लगता है. जैसे ही थीटा फाई से बड़ा हुआ, तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसलने लगता है. हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस फाई, ध्यान से सुनना, दिस फाई इज इक्वल टू, यहां से हमने देखा ना इसको, tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो? दिस थीटा, यहाँ पे जिसको तुमने थीटा लिखा है, तुम चाहो तो इसको फाई कर लो, राइट. तो ये क्या हो जाएगा? दिस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ म्यू, राइट. हाँ, अब बोलो. Sir. Sir, could I please leave? Actually, my hand got twisted. I need to go to the doctor. Oh, take care of yourself. Okay, no worries. Yeah, sure. Okay. Sir, please share the PDF. हाँ, आपके साथ तो पीडीएफ शेयर होता ही है, बिल्कुल. यू विल गेट इट. एक बार Sir, you can अच्छे से send the recorded lecture also. send the recorded lecture also. Sure, I'll try that. बिल्कुल, मुझे एक बार याद कराना, ठीक है. या Thank you, मुझे एक sir. बार बस रिमाइंडर भेज देना. I'll do it. हाँ, ठीक है. चलो, टेक केयर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके अनिका. Thank सो वी आर कंटिन्यूइंग. हम आ जाते हैं अगले सवाल पर. ये सवाल सबको क्लियर है क्या? पहले एक बार लिख लो अपने पास. जैसे ही सवाल लिखना हो जाए तो हैंड रेज करना. कोई डाउट हो तो पूछ लो. यस क्लास. जैसे ही सवाल लिखना हो जाए तो हैंड रेज कर लो. कोई डाउट हो तो पूछना. सवाल जैसे अपने पास लिख लो. फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. की नोट लिख लो अपन ने क्या क्या देखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. या ये पूरा पेज अपने पास लिख लो और हैंड रेज कर लो.
और हो सके ना जब मैं समझा रहा हूँ तब मिनिमम राइटिंग करो, मैक्सिमम स्क्रीन पे देखो, अपने आप चीजें क्लियर होने लगेगी, ठीक है। और फिर ये जो टाइम मिल रहा है इसमें लिख लो, और अभी अगर लिख लिया तो सवाल को फटाफट से दोबारा देख लो आपने क्या किया, और एक बार आंखें बंद करके सोचो क्या वो दिमाग में मैं कर सकती हूँ सवाल, डू इट, या कर सकता हूँ सवाल, जस्ट क्लोज योर आईज एंड ट्राई विजुअलाइजिंग व्हाट डिड आई डू। सवाल लिखना हो जाए तो हैंड रेज करना, ठीक है, आई एम वेटिंग। कूल, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर डन। जैसे ये वाला पेज हो जाए तो हैंड डाउन कर लो। इसको हिंदी में भी लिख लेना अगर तुम्हें वैसे मजा आता है तो, कि वो मैक्सिमम एंगल जिस तक ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा जा सकता है, उसके बाद एंगल बढ़ा तो नीचे ऑब्जेक्ट फिसला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर एक बार हो जाए तो हैंड डाउन करना, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल पे। कोई डाउट हो तो पूछ लो आफ्टर यू राइट। या ओके। अच्छा, जो सवाल आप लोगों को दिया गया था एक और, उसको थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बट डिस्कस करते हैं। सो हम ये वही क्वेश्चन है जो तुमने मुझे भेजा है, ठीक है, आई एम डिस्कसिंग दिस। देखो एवरीवन, पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था और इसमें क्या फर्क है तुम ही को बताना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, सो हम टाइम पे कि डिस्टेंस पे, टाइम पे। टाइम पे। लेकिन जो दूसरा सवाल है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज आ गया। अब क्वेश्चन लिखता है काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस एंड नॉट ऑन टाइम। हैव अ लुक, k इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर, वेयर दे से कि s है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, राइट। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल k मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस कहता है इसको, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, पूछ रहा है फोर्स कितना काम कर रहा है पार्टिकल पे, s को ये डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। हमें चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है 2as, दूसरा ऑप्शन है √2as, और तीसरा ऑप्शन है √a² चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं सोहम, है ना, काफी इंटरेस्टिंग, मजेदार और शानदार क्वेश्चन है। एक बात समझना सोहम, मुझे बताना भी, एक्सेलरेशन जानते हो क्या होती है, यस सर। क्या होती है बोलो, इन टर्म्स ऑफ v एंड t, डिफरेंशियल फॉर्म में बताना। dv/dt। dv/dt, क्या कोई और फॉर्म जानते हो एक्सेलरेशन का, dv/dt। dv/dx, ठीक है। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन को दो तरीकों से हम लिख सकते हैं, या तो v dv/dx या फिर dv/dt, दो तरीके हैं उसी एक्सेलरेशन को लिखने के। तो नाउ दैट यू हैव टू वेज, जब भी कभी आपके पास एक्सप्रेशन, यहाँ पे सबसे पहले तो वही करो जो हमने लास्ट क्लास में किया। लेट्स से अभी हम s के जगह x लिख लेते हैं टू मेक द वर्किंग इजी। k इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट a, इसको हम a नॉट कर देते हैं ताकि एक्सेलरेशन से कंफ्यूजन ना हो, इनटू x², ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखे सो हम बोलो, हाफ हाफ mv² इज इक्वल टू a नॉट x²। तो यहां से मेरे पास v कैसा आ जा रहा है बताओ, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू, मैं इस कांस्टेंट को लेट्स से लैम्डा ले लेता हूं, सम कांस्टेंट लैम्डा नॉट इनटू x, ऐसा होगा। यस सर। कैसे आया वैभवी बताओ, ये 2a0 से मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे m आया और दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, रूट ले लिया। तो मैंने जो भी आया x के अलावा उसको कांस्टेंट में समराइज कर दिया और कह दिया कि वो लैम्डा है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे क्या करना था, मुझे v और x का रिलेशन देखना है, बाकी सब चीजें मुझे अभी सपोज फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुई क्या बात, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, अगला स्टेप ये कर रहा हूं कि आई वॉन्ट टू राइट आपके सवाल में, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे f का रिलेशन किसके साथ आ रहा है वैभवी, पहले वाले केस में f इज बिकमिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सम कांस्टेंट इनटू s, राइट। यस यहाँ सर। पे क्या हो रहा है, f इज, ये इसके ऊपर भी ऐसा, f इज प्रोपोर्शनल टू x पावर 1/2, यस सर। राइट।
और थर्ड वाले केस में, अच्छा इन्होंने कांस्टेंट को भी महत्व दिया है, ठीक है। थर्ड वाले केस में f इज अगेन कमिंग प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अपन कांस्टेंट को लेकर चलते हैं। सो लेट अस टेक द कांस्टेंट्स टुगेदर। इसको लैम्डा नहीं लिखते हैं, इसको जस्ट का तस लिखते हैं, जो भी वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आएगी बताना, कीर्ति तुम बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए? 2a by m 2a नॉट बाय m, और हम लोग क्या लिख x सकते हैं साथ में, रूट ले लें क्योंकि यहाँ पर v ले लिया हाँ हमने, है ना। तो ये आ गया इस तरह से, राइट। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल आया है वेलोसिटी और x का। हर्ष, सोहम, अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास वेलोसिटी और x का रिलेशन है तो दोनों में से ज्यादा मजेदार कौन सी इक्वेशन है जो मुझे मुझे क्वेश्चन हेल्प कर सकती है सॉल्व करने में? सेकेंड वाली। तो बताओ क्या करें अपन यहाँ से, हम क्या, लेट्स से अब इसको तुम एक कांस्टेंट लिखो भी, बाद में हम रिप्लेस कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी। लेट्स से लैम्डा नॉट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? v इज इक्वल टू, या यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन की वैल्यू? हाँ बोलो। dv by dx क्या हो जाएगा बताओ? dv by dx lambda naught लैम्डा नॉट। तो dv by dx लैम्डा नॉट हो गया। हमें फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे आ जाता है बताओ? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और अभी अभी तुमने कहा कि एक्सेलरेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? v dv by dx, क्योंकि चीजें x के टर्म्स में दी हुई हैं। अगर चीजें टाइम के टर्म्स में दी होती तो मैं क्या करता? मैं करता सीधा dv by dt, राइट। चलो ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी आएगी बोलो? v dv by dx। करो सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाता है बोलो? v कैसा आ रहा है? लैम्डा नॉट इंटू x। अच्छा, dv by dx कितना आ रहा है बताओ? लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर फोर्स की क्या वैल्यू आ गई? m इंटू लैम्डा नॉट स्क्वायर टाइम्स ऑफ x। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा नॉट कितना था एक बार बताना तो हर्ष? 2a naught upon लैम्डा नॉट था the root of 2 naught a naught रूट ऑफ 2a नॉट बाय, पक्का रूट है, होगा कि नहीं होगा देख लो एक बार। अभी रूट नहीं होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर इस फॉर्मूला में हाँ यहाँ पे है। होगा, ठीक है। तो अब बताना, इसको स्क्वायर कर दें, क्या हो जाएगा बोलो? लैम्डा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ सोहम, 2a naught upon m 2a नॉट अपॉन m। अब बस क्या करना है, ऐसे जस्ट का तस सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट क्या आ जाती है वैल्यू देख के बताओ? 2a naught x m टाइम्स ऑफ 2a नॉट अपॉन m इंटू x। तो m और m ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। फोर्स कैसा आ जा रहा है? 2a नॉट x। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हम x को फिर रिप्लेस कर देते हैं s से, और a नॉट की जगह फिर a लिख देते हैं जैसे हमने शुरुआत में किया था। तो फोर्स कैसा आ जा रहा है? F इज इक्वल टू 2as। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? first फर्स्ट वाला। हुआ क्लियर? ये राइट अप्रोच है जो मैंने तुमको बताया। मतलब ये वो अप्रोच है जो काइनेमैटिक्स के नियमों के साथ एकदम हम दिमाग में समझ सकते हैं, और कुछ रटो मत। ये प्रोसेस हो सकता है अभी आपको समझाने में हमें समय लगा, बट जब तुम इसको बार बार कर रहे होगे तो इट विल हैपन विद इन अ मिनट, विद इन फ्यू सेकेंड्स तुम ये कर लोगे। सही कह रहा हूँ? yes sir सो हम ऑप्शन क्लियर हुआ कि नहीं? तरीका हमने कैसे पहुंचे फाइनल फोर्स तक, सो हम, हाँ सर है ना। अब इसको एक बार लर्निंग की तरह यहाँ लिख लो एवरीवन। कीर्ति क्लियर हुआ कि नहीं हमें? वैभवी? हाँ सर यस हाँ तो वैभवी बताते जाना हम कैसे पहुंचे एक्सेलरेशन से। सबसे पहले बताओ हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी से क्या निकाला? वेलोसिटी एज अ Yes. फंक्शन ऑफ एक्स। वेलोसिटी को क्या निकाल दिया? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। फिर X. हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया वैभवी? VdV by dx. किसके लिए यूज किया? ये एक्सेलरेशन के लिए, है कि नहीं? एक्सेलरेशन कैसे होती है बोलो? या तो v dv, या तो dv by dt, या फिर v dv by dx। तो हमने यहाँ पे v dv by dx क्यों किया? सो हम v dv by dx क्यों यूज किया? dv by dt भी तो कर सकते थे। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ रिलेशन है। यहाँ पे डिस्टेंस के साथ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो वैभवी बताओ क्या लिखा हमने? v dv by dx। एक बार हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई, फिर हमारा नेक्स्ट जॉब क्या है बताओ? Force is equal to ma. हाँ, फिर हमारे पास सिंपल है, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू ma, और हमने फोर्स का डिपेंडेंस निकाल दिया ऑन x। ठीक छे? क्या हमें लर्निंग हुई कि नहीं क्लियर? Yes. तो जब भी कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो पहले नहीं किया है, तो उसको एक छोटा सा फ्रेम बनाकर दोबारा समराइज कर लो हर क्वेश्चन के बाद। हर, देखो तुम लोगों में से हर कोई अलग अलग तरह की गलती कर सकता है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करेगा, कोई फंडामेंटल मिस्टेक करेगा, अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। उसको लिख लो,
है ना। लेट्स से तुम में से कोई था जिसको प्रोपोर्शनैलिटी आज के पहले नहीं पता था, लेट्स से f इज इक्वल टू 2as का मतलब होता है कि f इज प्रोपोर्शनल टू s, हो सकता है या नहीं पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लिख लो कि मैंने इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी सीखी, और उसको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखो। लेट्स से ये आपका एक लर्निंग है, हो सकता है किसी दूसरे बच्चे का लर्निंग हो कि अगर f इज इक्वल टू 2as आया है, इसका मीनिंग है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल। ये बात जो बच्चा समझ पा रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है। लिख लो everything what you have learned from this question, right, make a section learning and jot it down at the bottom of the question। जितना ये करोगे देखोगे तुम्हारा जो तुम्हारा सब्जेक्ट को लेकर लर्निंग कर्व है वो ऊपर उठता जाएगा। लिख लो फटाफट से, पुट इट दिस इन योर कॉपी। कोई सवाल हो तो पूछो, और अगर हो जाए तो हैंड रेज कर लो। क्लास जैसे ही सवाल लिखना हो जाए हैंड रेज करो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। या हर्ष, मैं तुम्हें बताता हूँ इन लोगों ने क्या तरीका यूज किया। वील गो फॉर इट, बट पहले ये लिख लो एक बार। हैंड रेज करना जैसे ही सवाल हो जाए, और हो सके तो छापना मत। सभी लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, भले 15 सेकंड भले 10 सेकंड, बट लुक एट द क्वेश्चन, एब्जॉर्ब। मैंने क्या कहा कि हमने क्या किया, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी दिया था, उससे वेलोसिटी निकाला। कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करेगा, डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स। वी डीवी बाई डी एक्स तब डालोगे जब आपके पास सब कुछ s के टर्म्स में दिया हो, यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हो। dv बाई dt तब डालोगे जब चीजें टाइम के टर्म्स में दी हो, है ना। फिर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन क्या निकाला, फोर्स निकाला। तो इस प्रोसेस को ध्यान से देख लो, खुद से बिना देखे ऑन द बोर्ड लिखो अपनी कॉपी में। दैट इज द रियल रिविजन। चलो करो। जैसे हो जाए तो हैंड रेस कर लेना सब लोग। आई एम वेटिंग। बिना देखे करना लेकिन, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो जिनका हो गया वो पूछ सकते हो। कीर्ति, एनीथिंग टू आस्क, एनीथिंग टू डिस्कस? सोहम? नो सर, ऑल क्लियर। क्लियर है। कीर्ति आपके एंड पे? वैभवी कुछ पूछना हो? क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा अब देखो, सो हम इन लोगों ने क्या किया है ना, जो आपने हिंट भेजा है, व्हाट दे हैव डन इज दे हैव यूज्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन। ये जानते हो क्या सोहम, कि हम कभी भी वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं? दो तरीके होते हैं वर्क को डिफाइन करने के। अगर फोर्स कांस्टेंट लग रहा हो तो वर्क कैसा हो जाता है, एफ डॉट एस, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सही कह रहा हूँ? यस सर। जिसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं एफ एस कॉस थीटा। अगर वर्क जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, फिर से कहता हूं, अगर वर्क जिस फोर्स की वजह से हो रहा है, अगर वो फोर्स वेरिएबल हो, कैसा हो, वेरिएबल हो, तो हम फिर पूरे वर्क की बात नहीं करते हैं, फिर हम लोग एक डिफरेंशियल वर्क की बात करते हैं। थोड़ा सा वर्क, सबसे पहले डी डब्ल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं सोहम? डी डब्ल्यू। और लिखते हैं वो डी डब्ल्यू इज एफ, मतलब जो वेरिएबल फोर्स लगा, लेट्स से एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा, विच इज डी एस। इन दोनों का क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या ले लेते हैं सोहम? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं एफ डी एस कॉस थीटा। क्या हमें बात समझ में आ रही है सोहम? Yes. अब अगला स्टेप ये होता है कि ये छोटा सा वर्क था जो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लगा। ये जो d, और हम लोग जब भी कभी dv लगा देते हैं ना, तो इस d का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मतलब डर नहीं है। d का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, dw। ds इज छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, ds। ठीक है, सो दीज आर, इनको हम कहते हैं कई बार डिफरेंशियल, एलिमेंटल या स्मॉल, है ना। तीन वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? डिफरेंशियल वर्क एलिमेंटल या एलिमेंटल वर्क। एलिमेंटल मतलब छोटा सा, एलिमेंट मतलब किसी भी बड़ी चीज का छोटा टुकड़ा, इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ इट, राइट। जैसे आपके सामने अगर लैपटॉप है, उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स है, उसकी जो
कीज हैं, है ना, उसकी जो स्क्रीन है, ये उसका एक एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब पार्ट ऑफ अ बिग होल, है ना। हम क्या, हम ह्यूमंस हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ द बिग होल एनवायरमेंट, राइट। तो एलिमेंटल वर्क या छोटा सा उसका हिस्सा, एलिमेंटल वर्क, उसी तरह से एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा हिस्सा, ठीक है। ये डी का मतलब होता है, ये वर्क है ऑफ कोर्स, और ये नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिख सकते हो डी डब्ल्यू को डिफरेंशियल वर्क, एलिमेंटल वर्क या स्मॉल वर्क। उसी तरह से डीएस को लिख सकते हो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, या कई बार इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी बोलते हैं। इनफाइनाइटेसिमली मतलब बहुत छोटा, ऐसा। खैर, कमिंग फ्रॉम हियर टू वेयर वी वर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वैभवी, वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, याद है क्या? बोलो क्या होता है, Yes, sir. बोलो बोलो। K final minus K initial. और इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, याद आ रहा है, राइट। Yes. तो अब यहां से देखना, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, अगर लेट्स से मैं लिखना चाहूं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, कीर्ति, डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू, हाँ सर। और यही डेल्टा क्या कहलाने लगता है, डी कहलाने लगता है। याद है जब मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन के बारे में समझाया था, तो ये कहा था हाँ। कि डेल्टा ही डी बन जाता है जब बहुत छोटा डिफरेंस हो, जब काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बीच का डिफरेंस कम होता जाए। मतलब दिस डेल्टा के जैसे जैसे ये टेंडिंग टू जीरो हो जाए, क्या हो जाए, डेल्टा के टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो मैं डेल्टा के को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, डी के। हमने पढ़ा था ऐसा कुछ, कभी भी कोई क्वांटिटी जब टेंडिंग टू जीरो हो तो हम डेल्टा से कहाँ चले जाते हैं, डी। उसी तरह से जो समेशन की साइन है वो क्या बन जाती है, इंटीग्रल की साइन। वैभवी याद आ रहा है, Yes, राइट। sir. सो हम इस तरह का कुछ पढ़ा है क्या, इस तरह का कुछ देखा है पहले? आपने ही पढ़ा है सर। मैं नहीं पढ़ाया था, अच्छा। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू, राइट, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन, राइट। तो डेल्टा के, इनफैक्ट डेल्टा के इज द वर्क डन, राइट। तो अब होगा ये कि अब इन लोगों ने क्या किया है, इस, देखो बेसिकली ऐसा लिखा है कि व्हाट दे हैव मेड काइंड ऑफ पोजीशन दे आर गिवन। उन्होंने कहा है कि भाई अगर k की वैल्यू मुझे x के टर्म्स में दी हुई है, लेट्स से सम 2x 5x log x 1/x e पावर x, कुछ भी दिया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम ये लोग कहते हैं, हम लोग k को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इसी को हम फोर्स कह देंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस dk की जगह, इस dk की जगह अब यहाँ अब क्या लिख सकते हैं बताना, dk इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और एफ डी एक्स एक्चुअली क्या होता है, वर्क होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो छोटा सा वर्क था उसके जगह इन्होंने dk किया और dk को क्या लिख दिया, एफ डी एक्स। अब समझ में आया। सो हम, तुमने जो क्वेश्चन भेजा है उसको इन लोगों ने किस अप्रोच से हल किया है, उन्होंने लिखा है कि dk इज नथिंग बट वर्क डन एंड वर्क डन इज नथिंग बट एफ डी एक्स, इसीलिए f इज इक्वल टू डी के बाई डी एक्स। यस सर। हो रही है क्या बात क्लियर? एक बार ध्यान से देखो, ऐसे ही गैस मत बोलो, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। दे आर गोइंग दिस वे, ऐसा, because work done is change in kinetic energy, therefore change in kinetic energy can also be written as fdx, which is the work done। अगर ये वाला एंगल कैसा हो जाए, जीरो, तो cos जीरो कैसा हो जाएगा, 1, राइट। तो cos जीरो 1 हो गया, तो नाउ आई कैन राइट वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स। और लेट्स से आप इसको डी डब्ल्यू करते हो, मतलब छोटा सा वर्क है ना, डी डब्ल्यू, लेट्स से बहुत छोटा सा वर्क, अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम से चेंज हो रही तो वर्क डन भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ बहुत छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। सो दे आर सेइंग दैट छोटा सा वर्क एफ इज इक्वल टू, या डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और इसी डी डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डी एक्स। यहीं से फोर्स कैसा आ गया, डी के बाय डी एक्स। सो हम क्लियर हुआ क्या यहाँ से यहाँ तक का फंडा, यस सर। कि छोटा सा वर्क इज एफ डी एक्स, छोटे से वर्क की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू डी के इज देयरफॉर एफ डी एक्स, और यहीं से फोर्स कैसा आ गया, डी के बाई डी एक्स। तो इसी क्वेश्चन को इन्होंने फिर कैसे सॉल्व किया, कि कहा कि भैया देखो
काइनेटिक एनर्जी अगर दी हुई है आपके पास AS² या लेट्स से AX², तो अब मैं अगर ये फॉर्मूला अपने दिमाग में याद रख लूं कि F इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो आई कैन राइट dk by dx is equal to 2ax, which is the force acting on the body. बट जरूरी नहीं है हर बच्चे को ये चीज, ये तरीका याद रहे, बिकॉज इट्स नॉट वेरी फंडामेंटल. तो अगर नहीं याद रहता तो कोई हरकत नहीं है, तुम बेसिक मेथोडोलॉजी से जाओ एंड रीच द आंसर. ठीक है, सो हम हुआ Yes. क्लियर, बढ़े आगे. Yes, sir. कीर्ति, वैभवी, क्या ये अप्रोच क्लियर है? एक अलग अप्रोच Yes, इसी sir. क्वेश्चन को बनाने की. Yes, sir. ओके, तो इसको अपने पास लिख लो सभी लोग. आई विल वेट फॉर यू ऑल. ये पेज जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना, फिर कुछ और देखते हैं. हो गया? हैंड रेज करना जैसे ही हो जाए लिखना. तो ये बेसिक अप्रोच है जिसको मैं रेड से डाल देता हूँ, या ग्रीन में, सॉरी ग्रीन पे. आई पुट दिस इन यहाँ पर. ये दिस इज द बेसिक मेथोडोलॉजी जो हमको सीखनी है. ठीक है, दिस वन, कि हम कैसे dw को fdx कहते हैं और उसी से फोर्स को ले आते हैं dk by dx. लिखना हो जाए तो हैंड रेज करना, और एक बार ध्यान से देख लो आपने क्या किया, अगर आपने लिख लिया है तो. ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. एक बार इसको अपने पास लिख लो. जैसे ये वाला हो जाए 3 लाइंस तो हैंड डाउन कर लो. वही तरीका हम दूसरे, मतलब वही फोर्स, वही क्वेश्चन, थोड़े से अलग तरीके से पहुंचे. ये हमारा फाइनल आंसर था. F इज इक्वल टू 2ax. x की जगह बस क्वेश्चन में s दिया हुआ है ना. जैसे ही हो जाए हैंड डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं उसको. आगे बढ़े. कीर्ति, आर यू डन? ओके, देखो अब ना हमारे पास एक फिगर होता है खास मैथमेटिक्स में, उसको अपन कहते हैं पैराबोला. क्या कहते हैं? पैराबोला. पैराबोला के बारे में हमने देखा है या क्लास में अभी तक? कीर्ति, have we seen the concept of parabola in class? We have Yes. just seen the curve of it. कर्व ऑफ इट, हाँ राइट राइट. तो पैराबोला के कर्व को हमने क्या सीखा है? 2 तरह के, देखो इनफैक्ट बेसिक 2 तरह के हो सकते हैं. एक हो सकता है जिसमें उसकी एक्सिस अलोंग y हो, और एक हो सकता है जब उसकी एक्सिस अलोंग x हो. और भी तरह तरह के हो सकते हैं, बट बेसिक हम 2 टाइप्स देख रहे हैं. देखो, सो वन कैन बी कुछ इस तरह से. Let me be more fine while making this one. ठीक है, एंड वन कैन बी ये वाला कुछ इस तरह से. ठीक है, और वैसे ही एक हो सकता है अलोंग एक्स एक्सिस. देखना, जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतने ही हो. और भी बहुत तरह के पैराबोलाज होते हैं, हम उसमें से सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स देख रहे हैं.
सो हैव अ लुक, ये वाला जो पैराबोला है जिसके लिए y एक्सिस इज द एक्सिस, ठीक है, और ये है जिसके लिए x एक्सिस इज द एक्सिस, ये पैराबोला की एक्सिस हो रही है, देखो ये पैराबोला और ये उसकी एक्सिस, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इक्वेशंस देखना, दिस इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हो, लेट्स से kx स्क्वायर, ठीक है, राइट। अच्छा, उल्टे वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसके लिए इस वाले के लिए हर पॉइंट पे y नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर भी देखोगे तो y नेगेटिव है, यहाँ पर भी देखोगे तो y नेगेटिव है, इस वाले के लिए भी नेगेटिव है, इस वाले के लिए भी नेगेटिव है, डजंट मैटर एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू, y हमेशा कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो सोहम इसे अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस के वाई स्क्वायर, राइट। चलो, क्या ये बात क्लियर हो रही है वैभवी? मैंने अभी भी क्या कहा, इस नीचे वाले पैराबोला के लिए हर पॉइंट पर y कैसा हो रहा है, देखो हर पॉइंट पर y कैसा हो रहा है, नेगेटिव, क्योंकि कहाँ लाई कर रहा है, बिलो दी एक्स एक्सिस। क्या हमें बात क्लियर हो रही है वैभवी? यस सर। राइट। अच्छा कीर्ति, मुझे एक बात बताना, इस वाले पैराबोला और इस वाले पैराबोला में क्या फर्क है? जो इसके लिए एक्सिस थी y, वो इसके लिए क्या बन गई, एक्सिस x है कोई, इसका मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो x था उसको क्या बना सकता हूँ y, और जो y था उसको क्या बना सकता हूँ x। तो इस सिमिलैरिटी से मैं इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या लिखूं, बोलो, x is equals to ky square. राइट। अगर एग्जाम में कभी भूल गए और अब मुझे याद नहीं आ रहा, कैसे याद करूं बताओ, कोई तरीका है क्या? x axis पे, so x is equals to मैं इक्वेशन आएगा। तो उसका मुंह जहाँ पे खुलता है वो उसका एक और तरीका है मैथमेटिकली वेरीफाई करने का तरीका, बिल्कुल सही कर रहे हो सोहम एंड कीर्ति, एक और तरीका है, थिंक अबाउट इट। दोनों में कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या? इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब को समझो, स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? दोनों हाँ वैभवी देखो ध्यान से, अगर मैं कोई एक पॉइंट चूज करता हूँ ऑन दी पैराबोला, ठीक है, और एक ऐसी एक हॉरिजॉन्टल, एक लेट्स से एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, मतलब ऐसे देखोगे तो हॉरिजॉन्टल टू द बेस ऑफ द पैराबोला, राइट, और वर्टिकल ऐसा देखेंगे तो इस लाइन को इसी के सिमेट्रिक दूसरे पॉइंट से जोड़ता हूँ। अब ये ना पैराबोला एक सिमेट्रिक फिगर होता है, मतलब एक्सिस के एक तरफ जैसा, एक्सिस के दूसरे तरफ ठीक वैसा ही, मतलब एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला, दिस इज द एक्सिस या फिर लाइन ऑफ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब पैराबोला इस लाइन के अबाउट जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दी पैराबोला, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, एक पॉइंट बनाओ दोनों तरफ, ठीक है, और यहां से एक लाइन ड्रॉप करो ऑन द वाई एक्सिस। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे बताना, इन दोनों पॉइंट्स के लिए वैभवी x की वैल्यू अलग अलग है कि सेम है? दिस वैल्यू ऑफ x फॉर दीज टू पॉइंट्स, लेट्स से मैं एक पॉइंट को कह देता हूं a और इसे कह देता हूं b, दोनों के लिए x सेम है कि अलग अलग है? x इज दिस डिस्टेंस, ये वाला कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट a और b के लिए सेम होगा वैभवी, अलग अलग होगा? देख के बताओ। सेम होगा, लेकिन सोहम बताना, इन दोनों के लिए y सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। y अलग अलग है, और इसका मीनिंग हुआ कि एक x से कैसे आ रहे हैं, दो y आ रहे हैं। क्या ऐसा कह सकता हूं, जब भी कभी आप एक x की वैल्यू डालोगे यहाँ पर तो दो y आने चाहिए कि नहीं, एक ऊपर वाला और एक कैसा, नीचे वाला। क्या ये बात समझ पा रहे हैं हम कीर्ति? हाँ सर। फॉर वन वैल्यू ऑफ x देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, और देखो यही तो इनका यहाँ पे पावर है, x का पावर इज 1 एंड y का पावर इज 2। इसका मतलब हर x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू मिल जानी चाहिए, 2। क्या हम ये पॉइंट समझ पाए? मैं रिपीट करता हूँ फिर से, देखो अगर हमारे पास एक पैराबोला है तो मैंने कहा उस पर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, एक ऐसी लाइन बनाओ जो उसको उसके सिमेट्रिक दूसरे पॉइंट से जोड़ रही हो, वो बन गई। फिर आपने क्या किया, ये समझने की कोशिश की कि इन दो पॉइंट्स के लिए क्या सेम है, इन दोनों के लिए x की वैल्यू सेम है, और अगर एक ऊपर है और दूसरा कैसा है नीचे, तो दोनों के लिए y कैसा है, अलग अलग है, y कैसा है, अलग अलग है। तो इसका मतलब एक x वैल्यू के लिए y कैसे आ रहे हैं, 2। तो जब भी कभी एक x के लिए y 2 आए तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, x इज इक्वल टू ky स्क्वायर। क्या हमें बात क्लियर हो रही है? बोलो हर्ष, सोहम, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्या मैंने क्या समझाया, जो भी पावर है वो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज निकल के आएगी फॉर दैट मेनी नंबर ऑफ एक्सेस या y। सो अगर दो वैल्यूज ऑफ y आ रही है तो देयर विल बी y का पावर 2, अगर एक वैल्यू ऑफ x आ रही है तो x का पावर 1। क्या हम ये समझ पाए?
यहाँ पे, राइट। कीर्ति वैसे ही काम, एक काम करो सोहम, वैसे ही काम इसके लिए करो, बताओ क्या हो जाएगा। आपने एक पॉइंट चूज किया, एक लाइन बनाया, इसको दूसरे से जोड़ा, देख के बताना इसमें इन दोनों पॉइंट्स के लिए y सेम है अलग अलग है? सेम है। सेम है, इसका मतलब एक वैल्यू ऑफ y है, और उससे जो x बन के आ रहे हैं कीर्ति, कितने आ रहे हैं? एक आ रहे हैं, दो आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। दो आ रहे हैं। इसका मतलब एक वैल्यू ऑफ y कितने वैल्यू ऑफ x दे रही है? दो। इसका 2 मतलब y का पावर कैसा आ जाएगा? 1, और x का 1 पावर कैसा आ 2 जाएगा? 2। क्या अब हम कभी भूलेंगे कॉन्सेप्ट की? याद रहेगा? याद है। याद रहेगा। अब मैं आप याद लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। एक्सीलेंट, अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। आपके पास क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी एंड एक्स ग्राफ इज गिवन, वेलोसिटी एंड एक्स ग्राफ इज गिवन। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए इज दिस, ये रहा पहला सवाल स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन, ये रहा दूसरा, और यहां बना देते हैं तीसरा। एंड हियर कम्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। तीनों को ध्यान से, चारों ऑप्शन को ध्यान से समझ के आंसर देना, ठीक है? दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है? आपको बताना है, अगर इक्वेशन ऐसी दी हुई है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स, कैसे दी है? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स। तो इक्वेशन अगर मैं y एक्सिस के अलोंग v प्लॉट कर दूं, x एक्सिस के अलोंग x प्लॉट कर दूं, क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट एंड v इज वेलोसिटी। ऐसा क्वेश्चन लिख रहा है, और आपको कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। 1, ठीक है, 2, 3 या 4। ध्यान से सोचो, अपने पास लिखो और मुझे ऑप्शन भेजो बाय जूम मैसेज करके भेजना। आई विल वेट। क्या करोगे? हिंट दे रहा हूं, यहां पर v क्या है? जब भी कभी ध्यान रखना, कभी भी अगर वेरिएबल्स के बीच में ग्राफ बनाना तो बच्चे ऐसे डर जाते हैं, अरे सर क्या होगा। डरना नहीं है। देखो y के अलोंग क्या है? v है, तो v को y से रिप्लेस कर दो। देखो x के अलोंग क्या है? x है, तो x को x से रिप्लेस कर दो। मैं ऐसे ही कह रहा हूं मतलब जो भी वेरिएबल्स y के एक्सिस के अलोंग है उसको y से रिप्लेस करो, और जो भी x के अलोंग है उसे x से रिप्लेस करो, एंड देन राइट देम डाउन विथ यू। जस्ट डू इट। देखो, और आगे देखो क्या होता है। दोनों तरफ स्क्वायर करके देखना कुछ होता है क्या। मुझे आंसर भेजना बाय जूम ऑप्शंस। आंसर देना मत, सेंड इट टू मी बाय चैट ऑप्शन। आई विल वेट। यस क्लास। भेजो भेजो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? v और x के बीच में कैसा ग्राफ बन के आना चाहिए? वैभवी नहीं आ रहा? दोनों तरफ पहले v की जगह y डाल दो और x की जगह x डाल दो और दोनों को स्क्वायर करो। देखो तुम कर सकती हो, ट्राई करो। ओके कीर्ति, एक बार और ट्राई करो। जस्ट ट्राई इट वंस मोर। कीर्ति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है कहीं पे, एक बार दोबारा ट्राई करो। क्या करना है कीर्ति, मेरे साथ करो। चलो y, v की जगह क्या लिख दे बोलो? v की जगह क्या लिख दे कीर्ति? y, क्योंकि हम उसको कहाँ प्लॉट कर रहे हैं? अलोंग y एक्सिस। ये तरीका है, दिस इज एन अप्रोच। कभी भी आपको ग्राफ्स दिए हो, इक्वेशन दिए हो, मैच करना हो तो घबराना नहीं है। देखो कि y एक्सिस के अलोंग क्या है, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे? y से। करो, रिप्लेस कर दो। क्या आ जाएगा? यहाँ y आ जाएगा, राइट। और x की जगह क्या लिखे रहने दें? वही लिखे रहने देते हैं। अब मेरे पास ऐसी कोई इक्वेशन तो नहीं है जो मैंने पढ़ी है, लेकिन स्क्वायर में पढ़ी है। कर सकते हैं। हाँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। बताओ क्या हो जाएगा? y ये हो square is जाएगा equal to ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू x। और ये किस तरह की इक्वेशन होती है? अभी अभी हमने देखा, बताओ। दिस इज वन ऑप्शन, दिस इज टू ऑप्शन। बताना। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ तो दिया नहीं है तो उसको भूल जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो बताना ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? b B। सॉरी हाँ, लेकिन आपने तो सी कहा था। कंफ्यूजन डाला। क्लियर हुआ क्या? हाँ हाँ बोलो। कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि why is this the correct answer, why is b the correct answer? हाँ
पक्का? ऐसी तो नहीं बोल रही हो, पूछो अगर डाउट है तो। नहीं शायद मैं गलती से डाला होगा, अच्छा मुझे गलती समझा आ आंसर। गया था, आंसर आ गया था ना? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। अगर वैभवी सोहम क्लियर है ना कॉन्सेप्ट एकदम? यस सर। यस कभी सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर बट मतलब x इज इक्वल टू ay स्क्वायर आएगा ना, मतलब वो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, नहीं तो a तो x के साथ है, मैंने बस दोनों तरफ स्क्वायर किया है, तो जो रूट के अंदर है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा ऐसा। हाँ सर, बट फॉर्मूला मतलब वो रहता है ना, a मतलब x इज इक्वल टू ay स्क्वायर। ओह अच्छा अच्छा, नहीं नहीं देखो वो कोई एक मतलब उसे रटन विद्या मत मानो कि x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है तो वही होना चाहिए। देखो बेसिकली द कॉन्सेप्ट्स को समझो, प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है कि वाई स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है। ये जो कांस्टेंट है ये तो अपनी जगह बदल सकते हैं, मतलब हो सकता है यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x आ रहा हो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई स्क्वायर, इसका मतलब k की वैल्यू कैसी हो गई 1/2। तो कांस्टेंट है, कहीं भी रखो, इस तरफ रखो या उस तरफ, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या हाँ हम बात समझ पा रहे हैं कीर्ति? यस सर। प्रोपोर्शनैलिटी इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? किस अगर मैं कांस्टेंट नहीं लगाऊं तो बोलोगे सर ये तो इक्वेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, इक्वेशन तो है ये भी, तब भी है, बस उसके लिए कांस्टेंट कैसा हो गया है 1, मतलब k कैसा हो गया है 1। क्या हम बात समझ पा रहे हैं कीर्ति? सर। हाँ, कुछ पूछना हो, कुछ मन में डाउट हो, अभी नहीं हाँ समझ में आप सर, पूछ लो, बोलो पूछना है बोलो बोलो बोलो। सर। मतलब अभी मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व पैराबोला होता है ना? अब उसको हम नेक्स्ट में देखते हैं, पहले ये क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? हाँ सर, यहाँ हाँ तक क्लियर पूछो, है। क्या बोलना चाहती थी, बोलो। हाँ वही जो अभी बोल रही थी। क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ बिल्कुल होता है, हाँ तो हाँ व्हाट सर, इज द देन डाउट? हाँ अभी आपने जब कर्व बनाया तो एक साइड पॉजिटिव में था और एक साइड नेगेटिव था। व्हाट इफ व्हेन द इक्वेशन का आंसर दोनों पॉजिटिव होता है तो दोनों पॉजिटिव होता है, से क्या कहना चाह रहे हो, क्वेश्चन क्लियर कर्व करो। कैसे होगा? दोनों पॉजिटिव मतलब क्या क्या, कौन सी दोनों चीजें पॉजिटिव? अरे जैसे कि y के दो वैल्यू आ रहे हैं, तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब y के दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं तब कर्व कैसे होगा? ऐसा देखो यहाँ पर ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, सर x तो नेगेटिव है ना इसमें। तो क्या हो गया, तुमने y पूछा ना? सर मैं अगर वैसा y नहीं। पॉजिटिव हो, तुमने ऐसा कहा ना कि अगर ऊपर दोनों तरफ दोनों के लिए y पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, चाहे x नेगेटिव है फिर भी दोनों के लिए y कैसा है, पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है, देखो इससे जरूरी नहीं है कि ये पैराबोला, इसी की पैराबोला की बात हो रही हो, पैराबोला भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। लेट्स से अगर एक पैराबोला इस तरह से देखो, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गई हमारी x एक्सिस। सपोज मैंने पैराबोला को यहाँ बना दिया ऐसा, अब इसके लिए दोनों x भी पॉजिटिव है, दोनों y भी पॉजिटिव है, कोई हाँ भी 2 पॉइंट चुन लो, है कि नहीं कीर्ति? हाँ सर, समझे। अच्छा जरूरी नहीं है सिर्फ ऐसा ही हो, इस तरह से भी हो सकता है। लेट मी से एक और पैराबोला बन सकता है, इनके लिए इक्वेशन बदल जाएंगी बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। लेट्स से मैंने पैराबोला ऐसा बना दिया, अब इसके लिए भी देखो, कोई भी 2 पॉइंट चुनोगी क्या हो जाएगा बोलो, y कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट? हाँ और उनके लिए x भी कैसे हो रहे हैं देखो, पॉजिटिव। अच्छा जरूरी नहीं है हम सिर्फ पैराबोला यहाँ तक बनाएं, क्योंकि पैराबोला की जो लाइंस है इसको कोई रोक नहीं सकता, मतलब ये कहीं ना कहीं जाके ऐसे, हाँ कहीं ना कहीं जाके नीचे जो है नेगेटिव हो रही होंगी, तो ऐसा भी जरूर कोई पॉइंट आएगा जिसके लिए y कैसा हो, जैसे ये पॉइंट चुना तुमने, इसके लिए y कैसा है देखो नेगेटिव है और x कैसा है पॉजिटिव है। इस वाले के लिए भी देखोगे तो y कैसा है नेगेटिव है और x कैसा है पॉजिटिव है, इस वाले पॉइंट के लिए, राइट? देख पा रही हूँ यहाँ के लिए, यहाँ से यहाँ तक जो x कैसा है देखो, इसके लिए पॉजिटिव है कि नहीं इस पॉइंट के लिए, हाँ और इसके लिए y कैसा है नेगेटिव है कि नहीं, y हाँ नेगेटिव है और x कैसा है पॉजिटिव है इस पॉइंट के लिए, राइट? तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पर पैराबोला के लिए कंडीशन चीजें बदल सकती हैं, वो डिपेंड करेगा पैराबोला पे, क्वेश्चन पे, इक्वेशन पे, एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर हुई जो तुम पूछ रही थी, हाँ जवाब सर, क्लियर हुआ कि समझा। नहीं? हाँ ठीक सर। है। अब अभी तो हमने जो देखे वो 2 स्टैंडर्ड पैराबोला थे, ठीक है? सपोज मैं कुछ और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, हमने क्लास, कौन सी क्लास, सर क्लास, एक मिनट लेट मी फिनिश, एक पॉइंट फिनिश करने दो। कभी ऐसा मन में ऐसा डाउट है जो सर के बोलने से पहले सर मन को थोड़ा सा उद्विग्न कर रहा हो, तो सर थोड़ा सा डाउट रुको। नहीं सर, एक्चुअली 2 करना है मिनट क्या? रुक सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ओके सिर्फ हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो चार्जिंग है ना, तो करो फिर करो वो करो, लगाना कर है। लो कर सर लो। 2 मिनट। अच्छा इन जनरली मैं भी कह रहा हूँ ऐसा होगा, मतलब ये जनरल
स्टूडेंट टेंडेंसी होनी चाहिए, उत्सुकता आनी चाहिए, बट थोड़ा सा डाउट को थाम के रखो और एक पेपर में शॉर्ट हैंड में लिख लो। कोई सर बात को बोलते बोलते कुछ ऐसी चीज मेरे मन में आ गई जो मुझे पूछना ही है, राइट इट डाउन इन शॉर्ट लेटर्स अपने पास लेक्चर कॉपी में साइड में, एंड जैसे ही स्टॉप स्पीकिंग फिर आप एक्सक्यूज मी करके पूछ लो, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जैसे हो जाए बताओ वैभव जी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। ओके, सो मैं आप लोगों को, जैसा अभी अभी हमसे कीर्ति ने पूछा कि सर हमने जो क्लास 10th में कुछ खास तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी, जिसे अपन कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर कैसा हो जाता है, मैक्सिमम पावर 2 हो जाता है। क्या होती है इक्वेशंस? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब इस इक्वेशन को ही अगर आप प्लॉट करोगे, मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ x डालोगे, उनसे y निकालोगे, फिर कुछ x डालोगे, फिर y निकालोगे, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकाल कर अगर उन्हें जोड़ोगे आपस में, तो वो पॉइंट कुछ इस तरह से बनेंगे। देखो, मतलब क्या दे रहे हैं ये पॉइंट्स हमें? एक पैराबोला दे रहे हैं। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बन के आते हैं, या तो इट विल बी अपवर्ड्स या इट विल बी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुलता है, मतलब उसका जो कॉनकेव साइड है, इसको बोलते हैं कॉनकेव साइड ऑफ द पैराबोला, व्हाइल दिस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला का मुंह या फिर उसका जो माउथ है वो जिस तरफ ओपन होता है, उसके बेसिस पे, या ऐसा कह लो ए की जो वैल्यू होती है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू के बेसिस पे ऐसा हो रहा है। तो लेट्स से, अगर ये तुम ही लोग इनफैक्ट बता सकते हो, फिर भी लेट्स से अगर ए ऊपर की तरफ है, मतलब पैराबोला ऊपर की तरफ है, तो ए हैज टू बी पॉजिटिव, और अगर पैराबोला नीचे की तरफ है तो ए हैज टू बी नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक पैराबोला है जिसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हो तो पैराबोला इज अपवर्ड्स, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि a नेगेटिव हो तो पैराबोला का माउथ इज डाउनवर्ड्स। क्या हमें क्लियर हो रहा है? सो हम, इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर। ओके, कीर्ति, यस सर। वैभवी, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? याद आया? Yes. कुछ ऐसा पढ़ा होगा 9th-10th में। अब थोड़ा सा मैं सवाल को बदल दूं अगर, और यहाँ पर इक्वेशन x के टर्म्स में ना लिखकर y के टर्म्स में लिख दूं, तब क्या होगा? तो नाउ आई हैव x इज इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अब बताओ इसमें क्या करें? कैसा बना है पैराबोला? पैराबोला के लिए पहले जो एक्सिस आ रही थी, मुझे ध्यान से देख के बताना सुहम, वो एक्सिस कैसी थी? पैरेलल टू y एक्सिस थी या परपेंडिकुलर टू y एक्सिस थी? दिस इज योर y एक्सिस। पैरेलल। पैरेलल, इसका मतलब अगर मैंने अब x को y और y को x बना दिया, तो कीर्ति बताओ क्या हो जाना चाहिए? पैराबोला किस तरफ? जो पैराबोला अभी X अपवर्ड का डाउनवर्ड पैरेलल था। होना। हाँ, तो अब उसकी एक्सिस को मैं क्या कर रहा हूँ? पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब अब जो पैराबोला, इस ब्लू वाले से जो पैराबोला बनेंगे, उसको ब्लू में ही बताते हैं। देखो, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा, जो राइटवर्ड फेस कर रहा है। जरूर इसके लिए एक ऐसा हो जाना चाहिए। वैभवी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। वैभवी, ये कैसा हो जाएगा? Negative. नेगेटिव। क्या हमें क्लियर हो रहा है सोहम? यस सर। हम ओके, यहाँ पे फर्क क्या हुआ इसको समझना। पहले केस में जो पैराबोला हमने बना है, वो पैराबोला के लिए एक्सिस वाज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? और सेकेंड वाले केस में द एक्सिस वाज पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाला केस। ठीक है, एकदम अगर x y y x हो जाए, तो जो चीज अप डाउन हो रही थी वो राइट लेफ्ट होने लगती है। ये बेसिक फंडा है, ये बेसिक पैथोलॉजी है। वैभवी, जो मन में डाउट हुआ बाहर बोलो। हाँ, यस वैभवी, पूछो। सर नहीं क्लियर हुआ। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको अपने पास अपनी कॉपीज में लिख लो, जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज कर लो। क्लास, एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर वी विल ट्राई टू क्लोज दिस सेशन, राइट? ओके,
ऑल राइट, कूल। लिख लिया आगे सबने? मुझे बताना जैसे ही लिख लो, हैंड रेज करके सिग्नल करो जैसे आप लोग लिख लो। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत प्यारा सवाल, ठीक है, एक काम करते हैं, इस सवाल को कल करते हैं बिकॉज हनीफा वुड मिस आउट ऑन दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करना। आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव ट्राइड इट बिफोर और नॉट। नहीं किया है तो आज सवाल को घर पे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। सवाल अपने पास लिखो। मैं क्या करता हूँ, एक बीड लेता हूँ, बीड मतलब एक छोटा सा कॉइन या एक छोटा सा बहुत टुकड़ा, लाइक सर्कुलर स्फेरिकल पार्टिकल, उससे एक वायर लेता हूँ और उस वायर को एक पैराबोला के शेप में मोड़ देता हूँ। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, एक वायर को पैराबोला के शेप में मोड़ देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, और उस पर इस बीड को इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। यहां रखता हूं नहीं फिसलती है, यहां रखता हूं नहीं फिसलती है, यहां रखता हूं नहीं फिसलती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद बीड को रखने पे वो नीचे फिसलने लगती है। मैं क्वेश्चन दोहराता हूं, मैंने क्या कहा, एक मैंने वायर ली, उस वायर को पैराबोला के फॉर्म में शेप कर दिया, ठीक है। एक छोटी सी बीड ली, जब मैंने उसको यहां पर रखा तो वो नहीं फिसली, यहां पर रखा तो नहीं फिसली। मुझे बताना वैभवी, किसी भी बीड को नीचे फिसलने से जरूर कोई फोर्स ऊपर की तरफ रोक रहा है, हाँ या ना? सही यस कह रहा हूँ? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है कीर्ति? हमेशा mg mg नहीं, mg अलोंग द, सपोज मैं अलोंग टैंजेंट कह रहा हूँ, इसके जो टैंजेंट के अलोंग होगा, लेट्स से अगर यहाँ एक इंक्लाइन प्लेन होता और ये उसकी एक टैंजेंट, तो यहाँ के अलोंग कौन सा फोर्स खींचता बताओ? mg sin थीटा, हाँ या ना? हाँ अलोंग द टैंजेंट, करेक्ट। सो हम, क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? अगर यहाँ पर लेट्स से एक मैं इंक्लाइन प्लेन बना देता व्हिच इज टचिंग दिस कर्व एट दिस पॉइंट, और कहता कि नीचे की तरफ जो फोर्स इसे खींच रहा है वो कैसा है? mg sin थीटा, हाँ या ना? तो क्या ये बात हम समझ पा रहे हैं सोहम कि ऊपर की तरफ रोकने के लिए जरूर कोई फोर्स काम कर रहा था जो उसे नीचे गिरने से प्रिवेंट कर रहा था until this point? सोहम, you there? हेलो हेलो, सोहम, आर यू देयर? मेरी आवाज सबको आ रही है? कीर्ति, वैभवी, यस सर। हाउ अबाउट यू कीर्ति, आवाज आ रही है? हाँ सर ओके, सोहम, कैन यू लिसन टू मी? हेलो, सोहम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Actually, network. ओके ओके, अब आवाज आ रही है सोहम अच्छे से? Yes. Sir. ओके, देखो सोहम, मेरा सवाल ये था कि बीड को नीचे कितना फोर्स खींच रहा है? mg sin थीटा, राइट। और अगर मैं कह रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक बीड नीचे स्लिप नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर उसको ऊपर कौन खींच रहा था? Friction. फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ अपोज कर रहा था मोशन को। mg sin थीटा की वजह से नीचे गिरने से कोई एक फोर्स रख रहा था जिसका नाम था फ्रिक्शन। अब आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना लिखा है, एक वायर को मैंने ऐसे एक पैराबोला के फॉर्म में रखा, एक बीड इस जगह पे रखी हुई है। क्या रखी हुई है? एक बीड इस जगह पे रखी हुई है। आपको बताना है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द ग्राउंड। लेट्स से अगर बीड को मैंने इस तरह से रख दिया है, या इस पूरे पैराबोला को या इस वायर को का जो बेस है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने ओरिजिन पे रख दिया है, ऐसा लिखता है। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। आपको वैल्यूज दे देता हूं, दिस इज गिवन एज m, ठीक है, राइट। पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कैसी होगी? के x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर होगी या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर होगी? सो हम Y equal to X square. पक्का? Yes, sir. कैसे? एक्सप्लेन करो, प्रूव करके दिखाओ विद इन 15 सेकंड्स। हाँ सर, अगर हमने M से एक लाइन दी तो फिर वो पूरा Y इक्वल हो रहा है, मगर X के दो कंपोनेंट में, मतलब दो x के दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, जबकि y का कैसा मिल रहा है? एक एक कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर ये लर्निंग है सपोज, तो हम ये नहीं जानते थे और ये तुम्हारी लर्निंग है, तो इसको अपने पास इस क्वेश्चन में नीचे लिख लेना, ठीक है। चलो, ग्रेट ग्रेट। क्या ये बात क्लियर हो रही है वैभवी दैट दिस इज नॉट द राइट आंसर कीर्ति व्हाइल दिस इज द वन? क्या हम अब दोनों को ये यस बात सर क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या था? सवाल ये है कि इस वायर को मैंने इस फॉर्म में रखा हुआ है, एंड
आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि इस वायर के अलोंग बीड और वायर के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो रोकता है इस मोशन को, उसके लिए वैल्यू म्यू है, राइट? आप जी को 10 मान सकते हो, या सर जी के टर्म्स में ही, चलो एक काम करो, जी के टर्म्स में ही मुझे ये मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करो, ठीक है? व्हाट विल बी दिस मैक्सिमम हाइट? मैं एक हिंट देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। हिंट ये है कि अगर कभी भी किसी पैराबोला के अलोंग मुझे ये एंगल थीटा बताना हो कि इसका टैंजेंट कितना एंगल बना रहा है, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। ये जब कब पढ़ रहे थे हम, मैथ्स के छोटे मोटे बेसिक्स कर रहे थे दिसंबर की बिगनिंग में, तब हमने क्या पढ़ा था? वैभवी याद है क्या? कीर्ति याद है क्या? हमने क्या देखा है कि कभी भी अगर आपको ये समझना है कि ये थीटा, यानी कि अगर आप किसी भी कर्व के लिए जिसकी इक्वेशन दी है y एज सम फंक्शन ऑफ x, और मुझे उस कर्व के लिए थीटा जानना है या टैंजेंट क्या एंगल बनाएगी विद x एक्सिस ये जानना है, तो टैंजेंट कैसे निकाल सकते हो बताओ? y इज इक्वल टू, लेट्स से दिया हुआ है 3x², तो इसके लिए बताना तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, बताओ? मुझे अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकालना है, क्या हो जानी चाहिए इक्वेशन, याद है क्या? y2 minus y1 upon x2 minus x1 और उसको अपन क्या लिखते हैं? dy बाय tan टैंजेंट के dy स्लोप को by क्या dx। लिखते हैं? dy बाय dx। याद है ये वैभवी? स्लोप ऑफ द टैंजेंट को क्या लिख Yes, सकते हैं? sir. dy बाय dx, स्लोप ऑफ टैंजेंट। कोई डाउट तो नहीं है मन में? वैभवी बहुत हल्के मन से यस सर बोल रहे हो। No, sir, no doubt. dy बाय dx इज इक्वल टू 6x, ठीक है? ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ द टैंजेंट। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सो हम tan थीटा लिख Tan सकते हैं theta। किसी भी स्लोप को, Yes, sir. ठीक है? Yes, तो sir. इसको हमने लिख दिया tan ऑफ थीटा। और सपोज इस पॉइंट पे अब मुझे बताना है, अब मैं ये x के टर्म्स में नहीं लिखना चाहता, किसके टर्म्स में लिखना चाहता हूँ? y के टर्म्स में। रिप्लेस कर सकता हूँ क्या x को y से? बताना तो। सो हम कैन आई रिप्लेस x विथ y इन दिस इक्वेशन? सोचो, इस इक्वेशन में यहाँ पर क्या इसका यूज करके मैं x के जगह y के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या tan थीटा को? अभी tan थीटा आ रहा है 6x, लेकिन मुझे x के टर्म्स में नहीं चाहिए, मुझे y के टर्म्स में चाहिए। कैसे लिख सकता हूँ? इस इक्वेशन को देख के बताना। बोलो बोलो, हाँ कीर्ति। root y by 3। ध्यान से देखो वैभवी एंड सोहम, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? x² इज इक्वल टू y बाई 3, तो उससे x कैसा आ जाएगा? बोलो सोहम। अंडर रूट ऑफ y बाई 3। बात क्लियर हो रही है? मैंने क्या कहा कि आपने इस इक्वेशन से अब x को y के टर्म्स में निकाल लिया और यहाँ लिख दिया अंडर रूट ऑफ y बाई 3। अब क्या हो गया? अब ये जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट था यानी कि tan थीटा, अब वो y के टर्म्स में आ रहा है। तो अगर स्लोप ऑफ द टैंजेंट थीटा के लिए मुझे थीटा पता चल जाए तो क्या निकल आएगा? y। सही कह रहा हूँ क्या हर्ष? सोहम, क्या ये बात क्लियर हो रही है? वैभवी, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अब मैंने थीटा और y के बीच में रिलेशन निकाल दिया? Yes, sir. अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, इसके आगे अब आपको सोचना है। घर पे जाओ, आज जो मैंने अभी यहाँ बताया, जो भी हिंट दिया, वो क्यों बताया सोचने की कोशिश करना, उसको इस क्वेश्चन से रिलेट करना। क्वेश्चन क्या कहता है? आपको वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जिसपे ये बीड नीचे स्लिप ना करे, फॉर विच इन टर्म्स ऑफ m एंड म्यू, ठीक है? फॉर विच एंड g, लेट्स से, फॉर विच the bead does not slip downwards, for which the bead does not slip downwards। उसको ऊपर कौन प्रिवेंट करेगा? फ्रिक्शन प्रिवेंट करेगा। ये भी आपको बता दिया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना इस बीड का और इस हिंट को यूज करने की कोशिश करना। ये कुछ कुछ वैसे ही सवाल है कि इंक्लाइन प्लेन पर यहाँ लग रहा है n, यहाँ लग रहा है mg cos थीटा, और यहाँ लग रहा है mg sin थीटा, और यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन। कुछ कुछ ऐसे ही सवाल है ये भी, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन ना होकर एक पैराबोला है, तो हम लोग पैराबोला के लिए जो टैंजेंट है उसको इंक्लाइन प्लेन का ये वाला सरफेस मान लेते हैं और फिर इस सवाल को हल करते हैं। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट करता हूं, हम लोगों ने ये क्वेश्चन कब देखा है? अभी देखा क्लास की शुरुआत में, जब हम लोग इंक्लाइन प्लेन ऑफ फ्रिक्शन का क्वेश्चन देख रहे थे। इस केस में क्या हो जा रहा है? जो इस पैराबोला की टैंजेंट है वो टैंजेंट ही किसकी तरह बिहेव कर रही है? एक इंक्लाइन प्लेन की तरह बिहेव कर रही है। अब इस सवाल को ये 3 हिंट दिए मैंने आपको, ठीक है? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। अब इस सवाल को इन सब से बनाने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन एक बार दोहराता हूं, ध्यान से सुनो। एक वायर है, उसके ऊपर मैंने एक मास m मास का मास रख दिया है। क्वेश्चन में कह रहा हूं कि
मैं यहाँ रखता हूँ वो नहीं फिसलता, यहाँ रखता हूँ नहीं फिसलता, यहाँ रखता हूँ नहीं फिसलता, यहाँ तक नहीं फिसलता। अगर इसके ऊपर रख दिया तो जूम नीचे आ जाता है। ठीक है, कुछ समझना इससे जुड़ा हुआ आज हमने पढ़ा है क्या? मतलब ये वाला पॉइंट क्या कौन से एंगल पे रखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एंगल ऑफ रिपोज कह सकते हैं क्या उसको? इस Yes. ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, है ना। आप लोगों को सोचना है कि क्या उसको एंगल ऑफ रिपोज बोल सकते हैं। यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, है ना। नॉर्मल कहाँ होगी, एम जी कॉस थीटा कहाँ होगा, एम जी साइन थीटा क्या होगा। और मैंने जो ये बातें बताई ये यहाँ पे काम आएंगी क्या? तो आपको के, ध्यान से सुनो, के एम म्यू और जी के टर्म्स में एच मैक्स बताना है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट एच मैक्स इन टर्म्स ऑफ द गिवन वेरिएबल्स, मतलब के म्यू एम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। चलो ट्राई करो, कल की क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए एक ही होमवर्क लेते हैं, बस आज ये करना कि हमने आज जो जो पढ़ा है उसको याद से रिवाइज कर लेना, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने जो पढ़ा उसका एक क्विक 1 मिनट रिविजन करते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में सबसे पहले देखा कैसे अगर काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ वेरी कर रही है तो आप उससे कहाँ तक पहुंच सकते हो, वेलोसिटी तक। एक बार वेलोसिटी आ गई तो निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन निकल आई तो क्या आ जाएगा, फोर्स। राइट, फिर हमने क्या किया, फिर हम लोग एक नए मुकाम पर चढ़े और हमने देखा कि ये रहा। ओके, सो ये था हमारा अगला पार्ट कि कोई भी अगर एक चीज कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, मुझे कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा उसके ऊपर ताकि वो स्लिप ना करे। तो अगर वो ऑलरेडी रखा हुआ है रिपोज एंगल पे तो मुझे कोई एफ लगाने की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। कैसे निकाला इस क्वेश्चन को भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला। तो एंगल ऑफ रिपोज नहीं भी याद है, हटाओ, नहीं याद है ना कोई दिक्कत नहीं, फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, विद इन अ मिनट दिस क्वेश्चन विल गेट यू द आंसर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एंगल ऑफ रिपोज के बारे में स्टडी किया कि ऐसा एंगल जिसके बढ़ने के बाद, मतलब अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर एंगल से बढ़ जाए तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फिसलने लगता है। ऐसे एंगल को मैं क्या कहता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज। उसकी वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, यहां से फाई कैसा आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू। यानी कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है ऑन द इंक्लाइन तो उसका अगर आप tan इनवर्स ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। फिर हमने वैसे ही देखा, पहले काइनेटिक एनर्जी टी के साथ वेरी कर रही थी, अब काइनेटिक एनर्जी एस के साथ वेरी कर रही है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे हमने इस सवाल में वो भी देख लिया। कूल। फिर हमने छोटी छोटी लर्निंग्स देखी कि कैसे आप पहुंचते हो सवाल तक। हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है, तो आपके लिए जो भी लर्निंग है उसको हर सम के बाद आपको लिखना है, व्हाट वाज द न्यू थिंग दैट यू लर्नड इन द क्वेश्चन। ऐसा ना हर सवाल के साथ करो। आप अगर क्लास में नहीं कर सकते तो क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट के लिए जस्ट बैठो और देखो कि आज मैंने इस सवाल में क्या नया सीखा। keep learning something new every day from every question and you will see कि तुम्हारे मार्क्स कॉन्सेप्ट, मार्क्स तो पीछे पीछे आएंगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऐसा स्ट्रांग होगा कि हिल जाओगे, तुम खुद ही दंग हो जाओगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी हैव टू फॉलो। फिर हमने देखा कि हमने एक चीज पूछा कि सर क्या ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि हम काइनेटिक एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स आ जाएगा। तो हमने समझा कि कैसे आ जाएगा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में यूज किया हुआ है, राइट। फिर हमने इसी क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में किया, लेकिन वो तब कर सकते हो जब ये फॉर्मूला याद हो जाए। जरूरी नहीं है मुझे हमेशा याद रहे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बेसिक अप्रोच अपनाओ, राइट। फिर हमने पैराबोला दो तरह के देखे, एक है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दूसरा y इज इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। एक है x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर राइटवर्ड्स, फिर था x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर इन द लेफ्ट साइड। इसको आप लोग चाहो तो अपने पास लिख लो, हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, विच इज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। फिर v और x का हमने ग्राफ देखा, एक छुटकू सा क्वेश्चन है कि नहीं। हमने इससे समझने की, अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि जरूरी नहीं है हर बार चीजें स्क्वायर में दी हो, कभी कभी रूट में दी होगी तो तुमको उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन से मैच कर रहा है। कूल। फिर हमने वैसे ही अपवर्ड और डाउनवर्ड तरह के दो पैराबोला देखे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। वैसे ही अगर इसी इक्वेशन में x की जगह y, y की जगह x आ गया तो इक्वेशन बदल जाएगी, एक्सिस बदल जाएगी। जो एक्सिस पहले y एक्सिस के पैरेलल थी अब वो एक्सिस किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये यहाँ भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है पैराबोला। ठीक है, मैंने नीचे बनाया डजंट मीन कि आप बोलोगे सर x एक्सिस के नीचे ही होनी चाहिए, नहीं। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पर लिख लेना अपने पास इस जगह पे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला
ठीक है, एक्सिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस पैराबोला के लिए, ठीक है, जबकि यहां पर पैराबोला एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ। So this is the thing that you need to understand. Cool. फिर हमने क्या किया, फिर हम आ गए अगले पार्ट पर। एक छोटा सा हमने आज के लिए होमवर्क लिया, इसको आपको ट्राई करना है। कॉन्सेप्ट अपन काफ़ी कुछ देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अगली क्लास में समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले कोई डाउट हो पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। यस क्लास। सर हाँ हाँ बोलो। तो मुझे स्टार्टिंग की स्लाइड में एक डाउट है। पूछो पूछो। सर कैन यू शो इट? या सर मुझे ये नहीं समझा कि मतलब इधर रूटी मतलब डिक्रीज भी हो सकता है, राइट? कैसे होगा? क्या समय पीछे चल सकता है? नो। हमेशा समय कैसा होता है, आगे चलता है या पीछे जाता है? क्या तुम भूतकाल में जा सकती हो? कैन यू गो बैक टू 25th of December, 24th of December, 1st of January of this year? नो सर। टाइम विल ऑलवेज मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए मैंने टी को पढ़ाया। अब हमें क्लियर हो रही है बात? हाँ सर, गॉट ठीक है, गॉट इट। कि टी विल ऑलवेज इंक्रीज, टी कैन नॉट डिक्रीज एवर। समय सिर्फ आगे बढ़ता है, इसीलिए जो भी समय है उसका फटाफट अच्छा यूज करना है, आगे बढ़ते जाना है। कूल। सो हम एनी क्वेरीज कीर्ति, एनी क्वेरीज? वैभव भी क्लियर है ना मैंने क्या कहा? टाइम Yes, विल ऑलवेज इंक्रीज। हाँ, सो हम कीर्ति, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ सर। सब क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. yes. तो हम यार, तुम लोग तो बड़े होशियार लोग हो, हर चीज क्लियर हो जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ चलो ठीक है, अगर क्लियर है, कूल क्लास, देन इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय। Thank you, Bye sir. sir, Bye, thank you sir. sir. ओके बाय बाय, टेक केयर। Hi, sir. Thank you, sir. ओके बाय। अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं इन क्लासेस का और फिजिक्स को पूरे मज़े से, पूरी मस्ती के साथ, एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट माई नंबर गिवन ऑन द पोस्टर 7974355374। और आइए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को आने वाले अगले वीडियोज़ में। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और आप देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी।